एवरीवन, सभी का बहुत स्वागत है हमारे कंसेप्ट मैपिंग सेशन में, जहां पे मैं दिशा कारिया आज आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 6 जो की है स्टाफिंग। तो स्टाफिंग का क्विक फटाफट रिवीजन आज हम करने वाले हैं। फटाफट करना है तो भाई देरी किस बात की, तो इसीलिए इस रिवीजन सेशन की आज हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर स्टाफिंग की बात करें तो ये जानना जरूरी होता है कि भाई स्टाफिंग बोले तो क्या मतलब, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्टाफिंग क्या होता है, स्टाफिंग किसको कहते हैं, भाई ये किस चिड़िया का नाम है। ठीक है, देखिए स्टाफिंग की अगर बात करें तो बहुत ही सिंपल शब्दों में आप कह सकते हो फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट प्लेस और द राइट जॉब। ठीक है, तो सही व्यक्ति जो एक पर्टिकुलर जॉब पोजीशन के लिए सूटेबल होता है उसको ढूंढना। देखिए स्टाफिंग का काम क्या होता है, बहुत ही सिंपल साधारण भाषा में कोई भी कंपनी में कोई भी पोजीशन वेकेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक पोजीशन वेकेंट है तो भाई उसका काम कौन करेगा, कोई और करेगा, डबल काम करेगा, ठीक से कर नहीं पाएगा, एक्सपर्टाइज होगी नहीं। तो इन शॉर्ट कोई भी कंपनी में कोई भी पोजीशन वेकेंट ना रहे, ये स्टाफिंग को देखना रहता है। अब ये पोजीशन वेकेंट है, कोई पोजीशन खाली हो रही है, कोई रिटायर हो रहा है, कोई जॉब छोड़ रहा है, तो ऐसे केस में स्टाफिंग का काम होता है कि उस पोजीशन के लिए जो सबसे सूटेबल सबसे बढ़िया कैंडिडेट है भाई साहब उसको यहाँ पे ढूंढ के आपको लाना है। ठीक है, तो स्टाफिंग की बात करें तो स्टाफिंग एग्जैक्टली क्या करता है, सबसे पहले वो करता है मैन पावर प्लानिंग। ए मैन पावर प्लानिंग मतलब क्या कि मान के चलो मेरे पास एक काम है, एक टास्क है जो मुझे कंप्लीट करना है, राइट। अब इस केस में पहली क्वेश्चन मार्क या पहला सवाल तो ये आता है कि भैया काम करने के लिए आपको कितने लोग चाहिए, मैंने बोला मुझे 4 लोग चाहिए। दूसरा सवाल ये आता है अभी आपके पास कितना है, आपको 4 लोग चाहिए, अभी आपके पास 3 लोग ऑलरेडी है, मतलब एक व्यक्ति आपको और चाहिए जिसका मुझे यहाँ पे रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग ये प्रोसेस करना है। ठीक है, तो पहले मैंने मैन पावर प्लानिंग करी, ये देखा कि मुझे कितने लोगों की जरूरत है, उसके बाद मैंने क्या करा तो रिक्रूटमेंट करा। रिक्रूटमेंट का काम क्या होता है, तो ये देखना कि भाई अगर कोई भी पोजीशन वेकेंट है तो उसके लिए मैक्सिमम एप्लीकेशंस है, लोगों को अट्रैक्ट करना कि हमारे कंपनी में जो जॉब पोजीशन वेकेंट है भाई साहब तुम उसके लिए अप्लाई करो। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट का काम है मैक्सिमम लोगों को अप्लाई करने लगाना। अब लोगों ने अप्लाई कर दिया, इतने सारे लोग आ गए, मुझे तो एक ही व्यक्ति को रिक्रूट करना है, ठीक है, या तो सिलेक्ट करना है उनमें से। तो इसके लिए हम नेक्स्ट प्रोसेस पे जाते हैं जिसको हम यहाँ पे कहते हैं सिलेक्शन। आउट ऑफ ऑल द एप्लीकेशन, जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पे आए हैं उनमें से बेस्ट ऑफ द व्यक्ति को सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद अगर मान के चलो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है तो वो देना। अब जरूरी नहीं है कि हर तरीके में ट्रेनिंग आपको देने की जरूरत पड़े, कुछ ऐसे भी प्रोफाइल्स या कैंडिडेट्स होते हैं जो वेल इक्विप्ड एंड ट्रेंड होते हैं, राइट, तो उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत ना भी पड़ सके, तो ये कंपल्शन नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है आपकी कंपनसेशन, बेसिकली उनकी वेजेस एंड सैलरीज यहाँ पे डिसाइड करना, एंड देन उनकी करियर एडवांसमेंट का सोचना, आगे का सोचना कि भाई अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको आप प्रमोशन दे सकते हो, ठीक है, कोई अगर बुरा काम करता है तो उसको आप ट्रांसफर कर सकते हो, किसी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो उसको बोनस और रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव्स दे सकते हो। तो ये सारी चीजें आगे की बात आती है। बट स्टाफिंग का काम क्या है, एक तो देखो भाई काम करने को कितने लोग चाहिए, कितने हैं, जितनों की कमी है उनको यहाँ पे सही व्यक्ति को ढूंढकर आप यहाँ पे सिलेक्ट करके वो जॉब पोजीशन को आप यहाँ पे फिल करो। तो सिंपल साधारण भाषा में भाई स्टाफिंग क्या है, फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। ठीक है, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब को यहाँ पे फाइंड आउट करना सो दैट वो व्यक्ति उस पोजीशन को ऑक्यूपाई कर सके और यहाँ पे बिजनेस स्मूथली रन कर सके, अपना काम सही तरीके से सभी लोग यहाँ पे टाइम पे पूरा कर सके। ठीक है, अब हम आते हैं टू द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, जिसको आप एडवांटेजेस, बेनिफिट्स या तो नीड भी कह सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंस बोलो, एडवांटेजेस बोलो, बेनिफिट्स बोलो, नीड बोलो, वन एंड द सेम है। यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग की बात करें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस कहता है कि यहाँ पे भाई मुझे कंपीटेंट लोगों को ढूंढना है। देखो कोई भी पोजीशन वेकेंट है, जो पहला व्यक्ति आया उसको नौकरी दे दी, उसको वहां पे पोजीशन फिल करने लगा दिया, ऐसा स्टाफिंग नहीं होता है। स्टाफिंग का कभी भी काम होता है ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जो कंपीटेंट है, जो राइट है उस पोजीशन के लिए, जो स्किल्ड है, जो एक्सपर्टाइज है, जो बेस्ट ऑफ द आउटपुट एज अ कंपनी हमें दे सकता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति को बेटा ढूंढ के लाना स्टाफिंग का काम नहीं होता है, हमें कंपीटेंट लोग चाहिए। देखो ह्यूमन रिसोर्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स माना जाता है, तो अगर आपकी ह्यूमन रिसोर्स ही कंपीटेंट नहीं है, वही टैलेंटेड एक्सपर्टाइज नहीं है, तो कंपनी के गोल्स कैसे अचीव होंगे, राइट। तो ऐसे केस में बेस्ट ऑफ द व्यक्ति को ढूंढना ये स्टाफिंग करता है।
राइट। नेक्स्ट चीज बेटा यहाँ पे क्या है, तो प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। ये जब मैं कहती हूँ प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति को जब भी आप सिलेक्ट करते हो, ये देखना बहुत जरूरी है कि आप उसको जो काम देने वाले हो, जो जॉब पोजीशन देने वाले हो, क्या वो उसकी स्किल सेट, उसके एक्सपर्टाइज के साथ मैच करता है। अब कोई व्यक्ति है मेन मार्केटिंग किया है, मार्केटिंग में एक्सपर्ट है, आप उसको बना रहे हो फाइनेंस मैनेजर, तो भाई ये नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसे केस में वो अपना आउटपुट दे ही नहीं पाएगा, वो अपने स्किल्स को एनहांस या यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि सही व्यक्ति को सही पोजीशन यहाँ पे दी जाए, जो उसके स्किल सेट एक्सपर्टाइज के साथ मैच करे और वो अपना बेस्ट ऑफ द परफॉर्मेंस दे सके। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ। अब देखिए, लाइक आई सेड, ह्यूमंस आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो आपकी एक कंपनी है, आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, अब इसमें जितने कंपीटेंट आपका स्टाफ है उतना बेटर आप सक्सेसफुल बन पाओगे। इसका एक सिंपल सा रीजन भी है, क्योंकि देखिए बाकी रिसोर्सेज बहुत इजीली रेप्लिकेट या कॉपी हो सकता है। आपने नई टेक्नोलॉजी अपनाई, सामने वाले ने भी नई टेक्नोलॉजी ले ली, आपने नई मशीनरी खरीदी, आपका कॉम्पिटिटर भी खरीद सकता है, आपने बड़ी सी फैक्ट्री बना दी, आपका कॉम्पिटिटर भी बना सकता है। लेकिन जो रिसोर्स यहाँ पे रेप्लिकेट नहीं हो सकता वो है आपका ह्यूमन रिसोर्स। कोई भी दो व्यक्ति सेम नहीं होता है, और इसीलिए कंपनी की सक्सेस कई गुना उसके ह्यूमन रिसोर्सेज पर डिपेंड करती है, मतलब उसके एम्प्लॉयज के ऊपर डिपेंड करती है। और इसीलिए इस केस में बहुत ज़रूरी है कि जब आप ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज की बात करो, ये तभी हो सकता है जब आप कंपीटेंट स्टाफ लेके आओ या कंपीटेंट एम्प्लॉयज लेके आओ। जो काम कौन करता है, स्टाफिंग करता है। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज बेटा क्या है, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन या तो मैक्सिमम यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि स्टाफिंग जो है मैन पावर प्लानिंग करता है। अब देखिए, मैं अगर प्लानिंग नहीं करती हूँ, मैं अगर ये नहीं देखती हूँ कि भाई मुझे कितने लोग चाहिए, कितने लोग ऑलरेडी है और कितने लोगों को यहाँ पे रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करना है, तो ऐसे केस में दो चीज़ें हो सकती है। कौन सी दो चीज़ें, एक को हम यहाँ पे कहते हैं ओवर स्टाफिंग। ओवर स्टाफिंग का मतलब बेटा क्या होता है, जैसे मान के चलिए मुझे काम करने के लिए 4 लोगों की ज़रूरत है, बट मैंने कैलकुलेट नहीं किया तो मैंने 6 लोगों को रिक्रूट कर दिया। ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को लाना, ठीक है। ऐसे केस में क्या होता है, कंपनी का कॉस्ट बढ़ता है, क्योंकि आप 6 लोगों को लेकर आए तो 6 लोगों को सैलरी तो देनी है। ठीक है, तो एक तरीके से कंपनी का कॉस्ट इंक्रीज होता है, कहीं ना कहीं उनके फाइनेंसेस वेस्ट होते हैं। दूसरा इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है, जिसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अंडर स्टाफिंग। ये अंडर स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आपको 4 लोगों की ज़रूरत है काम करने के लिए, आपने बस 3 लेकर आए, तो ये भी एक कंपनी के लिए नेगेटिव होता है, क्योंकि 3 लोग 4 जन की काम नहीं कर सकते, उनकी जगह नहीं ले सकते। तो ऐसे केस में मैक्सिमम एफिशिएंसी ना आना, काम सही से पूरा ना होना या सही समय से पूरा ना होना, ये दिक्कतें आ सकती है। तो स्टाफिंग का काम होता है मैन पावर प्लानिंग करके ये देखना कि जो भी मेरे ह्यूमन रिसोर्सेज है मैं उनको ऑप्टिमम यूटिलाइज करूं, जितने ह्यूमन रिसोर्स उनकी मैं मैक्सिमम एफिशिएंसी यहाँ पे ला सकूं, ना कंपनी का कॉस्ट बढ़े और ना कंपनी का काम बिगड़े। ठीक है, नेक्स्ट चीज बेटा यहाँ पे क्या है, तो इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ दी एम्प्लॉयज। देखिए बेटा, राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, तो मैं आपको जो भी जॉब दे रही हूँ वो आपकी कंपिटेंसी, वो आपकी एक्सपर्टाइज के मुताबिक दे रही हूँ। अब आपको काम दिया गया, आपके स्पेशलाइजेशन, आपके एक्सपर्टाइज के मुताबिक यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है, ओरिएंटेशन हो रहा है, फ्यूचर बनाने का मौका मिल रहा है, जहाँ पे प्रमोशंस, इंसेंटिव्स, ये चीज़ें भी हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि एक एम्प्लॉय यहाँ पे सेटिस्फाइड भी रहेगा और साथ ही साथ उसका मोरल भी इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट चीज क्या है, तो की टू इफेक्टिवनेस एंड अदर फंक्शंस। अब देखिए बेटा, कोई भी फंक्शन है, चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे ऑर्गेनाइजिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो, एट द एंड ये सब फंक्शंस करता कौन है, लोग करते हैं। और ये फंक्शंस निभाने के लिए अगर मैं कंपिटेंट स्टाफ लेकर आ रही हूँ, मैनेजर्स लेकर आ रही हूँ, तभी तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ठीक से कर पाएंगे, राइट। और फंक्शंस ठीक से करेंगे, प्लान ठीक से बनाएंगे, उसके मुताबिक चलेंगे, तभी तो कंपनी के गोल्स अचीव होंगे। और इसीलिए स्टाफिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टाफिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है कि भाई आप कैसे लोग लेकर आ रहे हो, किस तरीके के मैनेजर्स लेकर आ रहे हो, उस तरीके से यहाँ पे बाकी सारे जो फंक्शंस है, काम है, उस तरीके से होंगे। द बेटर द एम्प्लॉयज द बेटर विल बी द वर्क एंड वाइस वर्सा। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम आ रहे हैं टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, जो कि है द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। अब स्टाफिंग प्रोसेस की बात करूँ तो भाई प्रोसेस है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे स्टेप वाइज जाना बहुत ज़रूरी है।
मैं आपसे एक सजेशन दूंगी बेसिकली कि भाई इसको लॉजिकली याद रखना रादर देन रट्टा मारो। ठीक है, बहुत लॉजिकल सीक्वेंस है, ध्यान से सुनोगे तो भाई लॉजिकली याद रह जाएगा। अब देखिए, कभी भी स्टाफिंग करनी है तो मैंने आपको कहा कि पहली चीज ये जरूरी है जानना कि भाई आपकी कितने लोगों की जरूरत है। ठीक है, तो कितने लोगों की जरूरत है, कितने लोग हैं, ये जब हम चेक करते हैं तो बेटा इसको क्या कहते हैं, मैन पावर प्लानिंग कहते हैं। और इसीलिए सबसे पहला स्टेप ही क्या होता है, तो एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, कि भाई मुझे कितने लोगों की स्टाफिंग करनी है। अब ये जानने के लिए 3 चीजें की जाती है। सबसे पहले किया जाता है वर्कलोड एनालिसिस। एक वर्कलोड एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि भाई ये काम है, ठीक है, कितना काम है मेरे पास, पहले तो ये देखो, क्योंकि काम के मुताबिक डिसाइड होगा कि कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। अब ज्यादा काम है तो ज्यादा लोग चाहिए, कम काम है तो कम लोग चाहिए, सही कह रही हूं ना। तो सबसे पहले ये तो देखो कि भाई आपके पास काम कितना है। एक बार आपने पूरे काम का अंदाजा लगा लिया कि भाई चलो प्लान के मुताबिक हमें ये चीजें करनी है, ये काम मुझे करना होगा, उसके बाद आपको चेक करना है कि भाई ये काम करने के लिए ऑलरेडी आपके पास कितने लोग हैं। अब नया ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर रहे हो, लोग ही नहीं है तो अलग बात है, बट एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में जनरली क्या होता है कि आपके पास ऑलरेडी एक अमाउंट ऑफ स्टाफ है, एक अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयज है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है। तो आपको काम के मुताबिक देखना है कि भाई मेरे पास इतना काम है, इतने लोग मेरे पास है, दोनों को यहाँ पे क्या करना है, तो कंपेयर करना है। मान के चलिए कि मेरे पास जो काम है, काम के मुताबिक मुझे 100 लोग चाहिए, जिसमें से 70 लोग मेरे पास ऑलरेडी है। तो यहाँ पे कंपैरिजन करने के बाद मुझे पता चला कि मुझे 30 लोगों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, 30 एडिशनल स्टाफ मुझे चाहिए। तो इसी को क्या कहते हैं, मैन पावर प्लानिंग या मैन पावर रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करना, इसी को कहते हैं। जहाँ पे पहले तो ये देखा जाता है कि कितने लोगों की जरूरत है, राइट उसमें ये भी इंक्लूड हो जाता है कि कौन से पोजीशन पे चाहिए, कौन से स्किल सेट का चाहिए, एंड सो ऑन। ये जानने के बाद आप यहाँ पे शुरुआत करते हो रिक्रूटमेंट की। बेटा मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, रिक्रूटमेंट मतलब एग्जैक्टली क्या, तो लोगों को इंड्यूस करना या अट्रैक्ट करना आपके कंपनी में वेकेंट जॉब पोजीशंस के लिए अप्लाई करने के लिए। अब इसके लिए आप एडवर्टीजमेंट्स दे सकते हो, रेफरेंसेज यूज कर सकते हो, वेबसाइट्स पे पब्लिश कर सकते हो, naukri.com, monster.com जैसे वेबसाइट से लोगों को इन्वाइट कर सकते हो, एंड सो ऑन, राइट। तो इस केस में रिक्रूटमेंट का काम क्या है कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स को यहाँ पे अप्लाई करने के लिए अट्रैक्ट करना, इंड्यूस करना, सो दैट आपके पास बहुत सारे कैंडिडेट्स एंड एप्लीकेशंस आए। ठीक है, रिक्रूटमेंट होने के बाद एक बार आपने एडवर्टीजमेंट्स करके बहुत सारे कैंडिडेट्स के एप्लीकेशंस डिफरेंट पोजीशंस के लिए आपने यहाँ पे इनवाइट किए, आपको एप्लीकेशंस आ भी गए। उसके बाद यहाँ पे खोज शुरू हो जाती है कि भाई इतने सारे जो एप्लीकेशंस आए हैं उनमें से बेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन कौन सा है, जिसको हम कहते हैं सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन का भी एक प्रोसेस होता है जो आगे हम जरूर देखेंगे, बट सिलेक्शन का काम क्या है कि आउट ऑफ ऑल द एप्लीकेशन जो रिक्रूटमेंट के द्वारा आया है, बेस्ट कैंडिडेट जो उस जॉब पोजीशन के लिए सूटेबल है उसको सिलेक्ट करना, राइट मैंने बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट कर दिया, मुझे पता चल गया कि भाई इसमें से ये सबसे बेस्ट व्यक्ति है जो इस जॉब पोजीशन के लिए मोस्ट सूटेबल है। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है आपका प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। ठीक है, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन दो डिफरेंट कंसेप्ट है। प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि उस व्यक्ति को वो पर्टिकुलर जॉब पोजीशन दे देना कि भाई ये जॉब पोजीशन वेकेंट है, इसके लिए मैंने सूटेबल व्यक्ति ढूंढ लिया, अब उस व्यक्ति को वो पर्टिकुलर जॉब पोजीशन में दे देना। ठीक है, कि भाई ये आपका काम है, ये आपकी पोजीशन है, ये आपकी जगह है, राइट। अब उसके बाद आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जब नया होता है, आपकी कंपनी में आता है, ठीक है, तो उसको कंपनी में इंट्रोड्यूस करवाना, लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करवाना, लोगों को उससे इंट्रोड्यूस करवाना। बेसिकली वो आपकी कंपनी में नया व्यक्ति है। नया व्यक्ति जब जुड़ता है तो वो किसी को नहीं जानता, कोई उसको नहीं जानता, ना उसको कोई प्रोसेसेस पता है, तो ये चीज़ें उसको समझाना, इंट्रोडक्शन कराना, टीम इंट्रोडक्शन कराना, इसी को कहते हैं ओरिएंटेशन। फिर उसके बाद जो लास्ट स्टेप आता है दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात करो तो नीड टू नीड पे बेस्ड रहता है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक एम्प्लॉय को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाए, बट कुछ बेसिक ट्रेनिंग जैसे यहाँ पे कम्युनिकेट कैसे होता है, क्या फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो होता है, कब किसको क्या बोलना है, अगर कोई प्रोसेस की ट्रेनिंग ज़रूरत है, जैसे कोई लेबरर ज्वाइन कर रहा है तो उसको मशीनरी कैसे चलानी है, क्या प्रोसेस हम फॉलो करते हैं प्रोडक्शन के लिए, ये चीज़ों की ट्रेनिंग देने की ज़रूरत पड़ सकती है। साथ ही साथ वो व्यक्ति अपने करियर को एनहांस कर सके, करियर एडवांसमेंट पे फोकस कर सके, तो उसके डेवलपमेंट प्लान्स भी यहाँ पे डिसाइड किए जाते हैं कि ये व्यक्ति अगर अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता है तो उसके लिए क्या डेवलपमेंट प्लान्स है।
राइट तो एक बेसिक सा कंसेप्ट ऑफ स्टाफिंग होता है जहाँ पे शुरुआत होती है कि पहले तो ये देखो कितने लोग चाहिए। एक बार पता चल गया तो लोगों को इनवाइट करो वाया रिक्रूटमेंट से बहुत सारे लोग आ गए तो उनमें से बेस्ट व्यक्ति को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद उस व्यक्ति को उसकी जगह दे दो, प्लेस कर दो और उसका ओरिएंटेशन करो कि नया व्यक्ति है तो जान पहचान कराना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में अगर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है तो वो आपको करना है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। लाइक आई सेड बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। अब हम जाते हैं कुछ कंपोनेंट्स या तो एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग पे। जैसे हमने प्रोसेस में देखा कि सबसे पहले आफ्टर एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट हम शुरुआत करते हैं रिक्रूटमेंट से। मैंने जैसे आपको ऑलरेडी बताया कि रिक्रूटमेंट का काम क्या होता है, तो कोई भी वेकेंट जॉब पोजीशन के लिए मैक्सिमम लोगों को लाकर देना, मैक्सिमम लोगों को अट्रैक्ट करना, इंड्यूस करना कि वो आपकी कंपनी में जो भी वेकेंट जॉब पोजीशन है उसके लिए यहाँ पे अप्लाई करें। ठीक है, चलिए अब रिक्रूटमेंट की बात करें तो भाई रिक्रूटमेंट करने के मेन दो सोर्सेस होते हैं। एक जिसको हम कहते हैं इंटरनल सोर्सेज जो विद इन द कंपनी होता है, और दूसरा यहाँ पे होता है एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करें तो उसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, एक होता है आपका ट्रांसफर एंड दूसरा होता है आपका प्रमोशन। अब ट्रांसफर की बात करें तो ये जो ट्रांसफर है, ठीक है, वहां पे हम एक व्यक्ति को एक पोजीशन से दूसरे जगह पे सेम पोजीशन पे डालता है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं ये जो ट्रांसफर्स होते हैं ये जनरली कैसे होते हैं, तो हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, जनरली ट्रांसफर्स का काम क्या होता है, तो अलग अलग जगहों पे जो भी नीड है उस तरीके से मैन पावर एडजस्टमेंट्स करके उसको पूरा करना। एक बेस्ट ऑफ द एग्जांपल देती हूँ कि मान के चलो एक कंपनी है, लेट अस से XYZ लिमिटेड, इसकी दो ब्रांचेस है, दिस इज ब्रांच ए एंड दिस इज ब्रांच बी। ठीक है, ब्रांच ए में 10 एम्प्लॉयज है एंड ब्रांच बी में भी 10 एम्प्लॉयज है, लेकिन ब्रांच बी में जो वर्कलोड है वो इंक्रीज हो गया और इसीलिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट कितने की है, तो 12 एम्प्लॉयज की है। जबकि यहाँ पे ब्रांच ए की बात करें तो यहाँ पे जो वर्कलोड है, काम है, वो एक तरीके से डिक्रीज हो गया, तो यहाँ पे बस 8 एम्प्लॉयज की जरूरत है। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ कि ब्रांच ए में यहाँ पे 2 लोग ज्यादा है, मुझे रिक्वायरमेंट है फिलहाल 8 लोगों की, तो मेरे पास 10 लोग हैं, 2 एक्सेस है, यहाँ पे 2 लोगों की कमी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी कि यहाँ से 2 एम्प्लॉयज को मैं यहाँ पे ब्रांच बी में क्या कर दूंगी, ट्रांसफर कर दूंगी। ठीक है, याद रखना ये जो ट्रांसफर्स होते हैं जनरली हॉरिजॉन्टल होते हैं, इसमें आपका कोई भी प्रमोशन, हायर पोजीशन मिलना, पे पैकेजेस बढ़ना जनरली ये नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है जहाँ पे मैंने एडजस्टमेंट कर लिया वर्कलोड के मुताबिक और मैंने 2 एम्प्लॉयज को यहाँ से लेकर यहाँ पे ट्रांसफर्स कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट तरीका यहाँ पे क्या होता है, तो प्रमोशन। अब ये प्रमोशन जो है जनरली कैसे होता है, दिस इज ऑलवेज वर्टिकल, जहाँ पे आपको हायर पोजीशन पे प्रमोट किया जाता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स पोजीशन के साथ आपका जो पे स्केल है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस से कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, सेम कंपनी लेते हैं, लेट अस से XYZ, उसका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है जिसमें एक मैनेजर है और दूसरा यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर है। ठीक है, अब ये जो मैनेजर है मुझे पता है कि नेक्स्ट 6 महीने में ये मैनेजर रिटायर होने वाला है, तो मैंने क्या किया, यही असिस्टेंट मैनेजर को यहाँ पे मैं प्रमोट कर दूंगी और उसको मैं यहाँ पे मैनेजर बना दूंगी, तो इसको क्या कहते हैं, प्रमोशन। दोनों केसेस में बाहर से कोई भी नया व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आया, जो एग्जिस्टिंग स्टाफ था, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज थे, उन्हीं को एडजस्ट करके मैंने यहाँ पे जॉब पोजीशंस को फिल किया और इसीलिए इसको इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट कहा जाता है। ठीक है, बट जनरली ये इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट जो होते हैं वो काफ़ी नहीं होते और इसीलिए कंपनीज यूज़ करती है एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। न्यू टैलेंट आना, नए लोगों का कंपनी में जुड़ना, नए लोगों का कंपनी में आके इनोवेशंस, आइडियाज़ ये देना, इसीलिए काफ़ी बार कंपनीज यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट चूज करती है। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्सेज मतलब कंपनी से बाहर नए लोग जुड़ते हैं, ये कहाँ से आते हैं, कौन से तरीके से यहाँ से आप एम्प्लॉयज ला सकते हो, बाहर से आप एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट कर सकते हो, तो इसके कई सारे बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स है। कुछ कॉमन मेथड जो कंपनीज यूज करती है उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले आता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होता है, जैसे एक कंपनी है, कंपनी का ये गेट है, ठीक है, तो मैंने गेट पे यहाँ पे एक पोस्टर लगा दिया, वांटेड अकाउंटेंट।
ठीक है, और उसकी पूरी ऐसे क्वालिफिकेशंस यहाँ पे लिख दी। तो जो भी व्यक्ति आजू बाजू से गुजर रहा है, पोस्टर देख रहा है, जिसको भी इंटरेस्ट होगा टाइमिंग के मुताबिक वॉक इन इंटरव्यू आगे दे देगा। इसको कहते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जहाँ पे कंपनीज खुद अपने डोर्स पे बाहर के साइड ऐसे पोस्टर्स पैम्पलेट छपवा के ऐसे लगाती है, जो लोग पढ़ते हैं अगर इंटरेस्टेड होते हैं आते हैं इंटरव्यू देते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होता है आपका कैजुअल कॉलर्स। ये कैजुअल कॉलर्स मतलब क्या, तो जनरली क्या होता है, कंपनीज के पास एक डेटाबेस ऑफ एम्प्लॉयज होता है। पहले इंटरव्यू लिया, उसमें जो रिजेक्ट हो गए, डिफरेंट पोर्टल्स है, उसके एक डेटाबेस कंपनी के पास एम्प्लॉयज का होता है। तो उनको नॉर्मली कॉल किया जाता है कि भाई हमारे कंपनी में ये वैकेंसी, आप इंटरेस्टेड हो, आप इंटरेस्टेड हो, आप इंटरेस्टेड हो। तो इसको क्या कहते हैं, कैजुअल कॉलर्स कहते हैं। जो भी इंटरेस्टेड होते हैं उनका फर्दर प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू शेड्यूल करके किया जाता है। नेक्स्ट तरीका क्या होता है, तो एडवर्टाइजिंग। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और एडवर्टाइजिंग में एक डिफरेंस है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में कंपनी खुद अपने दरवाजे पे यहाँ पे पैम्पलेट वगैरह लगाती है और लोग आते हैं इंटरव्यू देते हैं। एडवर्टाइजिंग की बात करें तो एडवर्टाइजिंग के केस में हम डिफरेंट मोड्स और डिफरेंट मीडियम्स को यूज़ करते हैं एडवर्टीजमेंट करने के लिए, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हमारा एडवर्टीजमेंट ऑफ जॉब वैकेंसी पहुँच सके। कुछ लोग इसको वेब पब्लिश करते हैं, कुछ लोग इसको न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट देते हैं। जैसे आपने काफी बार ऐसे देखा होगा, जैसे मान के चलो ये आपका न्यूज़पेपर है, ठीक है, तो यहाँ पे ये न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि ऐसे छोटे छोटे कटआउट्स होते हैं, ठीक है, कॉलम्स होता है जहाँ पे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जॉब वैकेंसीज, उसके एडवर्टीजमेंट्स ऐसे एक पेज पे डिफरेंट डिफरेंट कटआउट्स में दिए होते हैं। तो ये एडवर्टीजमेंट्स देके बल्क लोगों को हम इनवाइट करते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एडवर्टीजमेंट को देखे, पढ़े और अट्रैक्ट होके यहाँ पे जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करें। ठीक है, नेक्स्ट तरीका क्या होता है, तो दैट इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ये जनरली किसका ओन्ड होता है, तो गवर्नमेंट ओन्ड होता है। ठीक है, बहुत सारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस सेटअप करती है ऐसे लोगों के लिए जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में है। तो आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जाते हो, अपना रेज्यूम वहाँ पे देते हो, अपने स्किल सेट्स वगैरह मेंशन करके किस तरीके की नौकरियों में आप इंटरेस्टेड हो, आप वहाँ पे सबमिट करके आते हो। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास जनरली ऐसे लोगों का डेटा होता है, तो कंपनीज क्या करती है, जब भी उनको रिक्वायरमेंट होती है इन एक्सचेंजेस से डेटा लेकर उनको कॉन्टैक्ट कर सकती है। तो एक तरीके से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस होते हैं, ठीक है, आप कह सकते हो कि ये क्या होती है, तो एक तरीके से आप इनको मिडलमैन के तौर पे मान सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट तरीका क्या है, तो दैट इज प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। अब ये जो प्लेसमेंट एजेंसी होती है, याद रखना जनरली दिस इज थर्ड पार्टी। ठीक है, तो ऐसी एजेंसीज और कंसल्टेंसीज लोग सेटअप करते हैं जहाँ पे लोगों का काम ही यही होता है कि कंपनीज जिन लोगों की तलाश में है, जिस तरीके के कैंडिडेट से एम्प्लॉयज इनको चाहिए, उनको वो ढूंढने में मदद करना। तो जैसे मेरे को एक प्लेसमेंट एजेंसी है, कंपनी मेरे को कहती है कि भाई मेरे को ये व्यक्ति चाहिए या इस तरीके का मुझे एम्प्लॉय चाहिए विद सो एंड सो स्किल सेट, तो मैं डिफरेंट पोर्टल्स और डेटा से यूज़ करके यहाँ पे ऐसे रेलिवेंट कैंडिडेट्स ढूंढ के कंपनी को देती हूँ। ये थर्ड पार्टी होता है जो कमीशन बेसिस पे काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, कैंपस रिक्रूटमेंट, मतलब बेसिकली जो कॉलेजेस होती है उनमें जाके यहाँ पे रिक्रूटमेंट करना। तो बहुत सारी जो यूजी पीजी कॉलेजेस होती है वहाँ पे कंपनीज जाती है, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स है उनका इंटरव्यू लेके यहाँ पे उनको रिक्रूटमेंट करती है। जनरली यहाँ से आपको जो फ्रेशर्स होते हैं उस तरीके के लोग आसानी से मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, दैट इज रिकमेंडेशन फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयज। मान के चलो आपकी कंपनी में ऑलरेडी जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको बोलना कि भाई हमें ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स की ज़रूरत है, आपके पहचान में कोई हो तो बताना। तो अपने दोस्त रिश्तेदारों में अगर कोई भी रेलिवेंट कैंडिडेट उनको लगता है तो उसका वो हमें रेफरेंस देते हैं, हम उनको कांटेक्ट करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, आगे का प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, दैट इज लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। अब देखिए, लेबर कॉन्ट्रैक्टर सबसे पहले याद रखना अनस्किल्ड काम जो होता है या एट टाइम्स जो सेमी स्किल्ड काम होता है उसके लिए यूज होता है। ठीक है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स कौन होते हैं, तो ऐसे लोग जिनके विलेजेस गांव में वगैरह बहुत सारे लेबरर्स के साथ कांटेक्ट होता है। तो मुझे अगर अनस्किल्ड लेबर अर्जेंटली चाहिए, तुरंत चाहिए, बल्क में चाहिए, तो मैं इन कॉन्ट्रैक्टर्स को कांटेक्ट करूंगी, रिक्वायरमेंट बताऊंगी, उस तरीके से वो लोग मेरे लिए लेकर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, दैट इज एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन। यस, आप टीवी पे भी एडवर्टीजमेंट्स ऑफ डिफरेंट जॉब वैकेंसीज दे सकते हो, कहाँ पे अप्लाई करना है, एड्रेस डिटेल्स वगैरह आप देकर लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो कि मैक्सिमम लोग यहाँ पे वेकेंट जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करें। नेक्स्ट क्या होता है, दैट इज वेब पब्लिशिंग। बेसिकली वेब पब्लिशिंग का मतलब क्या होता है, तो वेबसाइट
पब्लिशिंग, ठीक है। naukri.com, monster.com ऐसे बहुत सारे कॉमन वेबसाइट्स हैं जहाँ पे कंपनीज अपने जॉब वैकेंसीज की एडवर्टीजमेंट्स देती है। जो जॉब सीकर्स होते हैं, मतलब जो जॉब की तलाश में होता है, वो इन वेबसाइट्स पे जाके ऐसे एडवर्टीजमेंट्स को देख के उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल सोर्सेस में बेटा बहुत सारे डिफरेंट तरीके होते हैं जहाँ पे आप लोगों को एक तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हो टू अप्लाई इन योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट। रिक्रूटमेंट के बाद हमेशा नेक्स्ट चीज आती है सिलेक्शन, राइट। रिक्रूटमेंट का तो बेटा काम है कि चलो बहुत सारे लोगों को एनकरेज करना, अट्रैक्ट करना, इंड्यूस करना कि वो आपकी कंपनी के जॉब पोजीशन में अप्लाई करे। अप्लाई कर दिया, अब क्या, इतने सारे लोगों में से आपके पास तो वैकेंसीज कुछ ही है, तो उनमें से बेस्ट ऑफ द कैंडिडेट को सिलेक्ट करना, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट और टीडियस प्रोसेस है। अब सिलेक्शन की अगर बात करूं तो सिलेक्शन में सबसे पहली चीज आती है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। अब प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में बेसिकली क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे आपका रेज्यूम खोला, ठीक है, या तो आपका करिकुलम विटाए सीवी मैंने खोला, ठीक है। इस रेज्यूम में आपने अपना ऑब्जेक्टिव, आपका एक्सपीरियंस, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सब कुछ मेंशन किया हुआ है। अब इसको मैं मैच करूंगी किससे, तो मेरी रिक्वायरमेंट से। मतलब मान के चलो मैंने कहा है कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसको 5+ ईयर्स का एक्सपीरियंस हो, ठीक है। आपके रेज्यूम में लिखा है आपने 1 ईयर एक्सपीरियंस, तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगी, इसको रिजेक्ट करूंगी और इसको अलग डेटाबेस में मैं सेव करूंगी फ्यूचर के लिए, ठीक है। वैसे ही किसी ने यहाँ पे लिखा है 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, इसको मैं एक्सेप्ट करूंगी और इसको मैं फर्दर प्रोसेस के लिए सिलेक्ट करूंगी, राइट। तो फर्स्ट फेज पे हम सेग्रीगेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेटा मेंशन ऑन द रेज्यूम कि भाई ये रेज्यूम या करिकुलम विटाए में जो भी डेटा कैंडिडेट ने दिया हुआ है क्या वो हमारे रिक्वायरमेंट से मैच कर रहा है, अगर हाँ तो उसको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाते हैं। इसी को कहते हैं प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, ठीक है। नेक्स्ट चीज बेटा क्या आती है, दैट इज द सिलेक्शन टेस्ट। अब सिलेक्शन टेस्ट की बात करो तो कई तरीके के सिलेक्शन टेस्ट होते हैं। कंपनी इनमें से कोई भी एक अपना सकती है, कॉम्बिनेशन अपना सकती है, या इस स्टेप को कंप्लीटली स्किप भी कर सकती है, ठीक है। काफी बार जो हाई प्रोफाइल रिक्रूटमेंट्स होते हैं मैनेजरियल लेवल्स पे वगैरह, वहां पे सिलेक्शन टेस्ट नहीं भी लिया जाता, डिपेंड करता है फ्रॉम कंपनी टू कंपनी एंड प्रोफाइल टू प्रोफाइल। अब सिलेक्शन टेस्ट की बात करूं तो कई तरीके के सिलेक्शन टेस्ट होते हैं और उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो डिफरेंट होता है। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट, या तो इसको IQ टेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है, जहां पे हम इंटेलिजेंट क्वेश्चन को मेजर करते हैं। देखो IQ टेस्ट का काम क्या होता है, तो ये देखना कि सामने वाले में जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स है वो किस तरीके के है, कि उसमें कितना इंटेलेक्ट है और वो किस तरीके के डिसीजंस कौन से सिचुएशंस में यहाँ पे ले पा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। बेटा देखो मैं यहाँ पे अगर एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करती हूँ तो एप्टीट्यूड टेस्ट का बेसिकली काम क्या होता है, ये देखना कि एक व्यक्ति अगर मान के चलो मेरे को उसको कोई नई चीज सिखानी है, ठीक है। एक होता है कि व्यक्ति को ऑलरेडी सब कुछ आता है और एक होता है कि भाई उसको आता है कुछ चीजें मेरे को उसको सिखानी पड़ेगी। तो ऐसे केस में मेरे को अगर उसको कोई नई चीज सिखानी है, कोई नया प्रोसेस सिखाना है, तो कितने जल्दी वो उस प्रोसेस को सीख पाएगा, कितने जल्दी उस प्रोसेस को अडेप्ट कर पाएगा, इसको हम कहते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। थर्ड क्या होता है, दैट इज पर्सनालिटी टेस्ट। कोई भी एक व्यक्ति की जो सोच है, साइकोलॉजी है, पॉजिटिव थिंकर है, नेगेटिव थिंकर है, ऑप्टिमिस्टिक है, पेसिमिस्टिक है, ये देखने के लिए, उसकी इमोशंस को चेक करने के लिए, ये सब चीज के लिए होती है पर्सनालिटी टेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट होता है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट का मतलब बेटा यहाँ पे क्या होता है कि मान के चलो मैंने मेरे रेज्यूम में लिखा है कि मुझे एक्सेल आता है, मुझे पावर पॉइंट आता है, मुझे टैली सॉफ्टवेयर आता है, तो ये कितना आता है बोल दिया तो मान लिया, ऐसा नहीं होता है। काफी बार ये चेक किया जाता है कि आपने मेंशन किया है कि भाई मेरी इसमें एक्सपर्टाइज है, तो उसको चेक करना, उसको टेस्ट करना, इसी को कहते हैं ट्रेड टेस्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमेशा आता है इंटरेस्ट टेस्ट, कि आपका उस पर्टिकुलर जॉब में, जो जॉब आपको ऑफर की जा रही है उसमें आपका इंटरेस्ट कितना है, क्योंकि इंटरेस्ट अगर नहीं है तो व्यक्ति लॉन्ग टर्म के लिए टिकेगा नहीं, ना पूरे मन से मोटिवेशन से काम करेगा। तो इंटरेस्ट टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर एक टेस्ट का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होता है, आप क्या ऑब्जेक्टिव फोकस कर रहे हो, किस चीज पे फोकस कर रहे हो, उसके ऊपर डिफरेंट टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं। जो भी कैंडिडेट्स ये टेस्ट कंडक्ट करने के बाद इनको क्लियर करते हैं, आगे उनका यहाँ पे इंटरव्यू लिया जाता है।
राइट एक एक्सपर्ट पैनल होता है, 3 4 5 10 कितने भी लोगों का हो सकता है, अगेन ये कंपनी डिसाइड करती है, जॉब टू जॉब डिपेंड करता है, बट एक पैनल ऑफ लोग होते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे सामने वाले को सवाल पूछते हैं और उसके जवाब को नोट करके उस तरीके से उस व्यक्ति को पॉइंट्स देते हैं, जिसको कहते हैं एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यूज। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्री फ्रेम जनरली क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन चेंज भी किए जा सकते हैं, ये स्टैंडर्डाइज प्री फ्रेम क्वेश्चन है, तो डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं और सामने वाले के जवाब के बेसिस पे उसको डिफरेंट तरीके से यहाँ पे पॉइंट्स दिए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज चेकिंग रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड। ठीक है, जब रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड चेक की बात करें तो यहाँ पे आपका एक तरीके से बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किया जाता है। जैसे आपने अगर एड्रेस दिया है तो वो सही है कि नहीं, कभी कोई आपने क्रिमिनल चीज़ें या ऐसे कोई गलत काम आपने कभी किया है, कोई पुलिस केस चल रहा है, क्योंकि बेटा देखिए कोई कंपनी नहीं चाहेगी कि वो एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में अपने कंपनी के कॉन्फिडेंशियल डेटा दे जिसका पास्ट रिकॉर्ड खराब है। राइट आपके प्रीवियस कंपनी में देखना कि वहाँ पे आपने कुछ गलत काम तो नहीं किया, या वहाँ से आपकी रिपोर्ट कैसी आ रही है, ये सारी चीज़ों को करना, इसी को कहते हैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन या तो बैकग्राउंड चेक। उसके बाद आता है सिलेक्शन डिसीजन। ठीक है, ये सारी चीज़ें करने के बाद जहाँ पे एक व्यक्ति के आपने इंटेलेक्ट से लेके उसके डिफरेंट इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ के उसको पॉइंट्स दे दिया, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर लिया, उसके बाद यहाँ पे आता है सिलेक्शन डिसीजन, जहाँ पे आउट ऑफ ऑल द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स आप सिलेक्ट करते हो कि आपके लिए सबसे बेस्ट कौन है और उस व्यक्ति को यहाँ पे आप जॉब ऑफर देते हो। याद रखना, जॉब ऑफर देने का मतलब कैंडिडेट ने ज्वाइन कर लिया, पोजीशन फिल हो गई, ऐसा नहीं होता। जॉब ऑफर एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना कैंडिडेट के हाथ में होता है। तो मैंने तो ऑफर दिया कि भाई आप ये पोजीशन हम आपको ऑफर कर रहे हैं, ये आपका काम होगा, इतना आपका पेमेंट होगा, इतना इन हैंड सैलरी होगा। ठीक है, उसके बाद अगर वो व्यक्ति इंटरेस्टेड है, उसको ऑफर सही लगता है, या वो नेगोशिएट करेगा और उसके बाद हो सकता है वो पर्सन ऑफर को एक्सेप्ट करे। एक्सेप्ट करने के बाद देन नेक्स्ट क्या होता है, तो उस व्यक्ति की यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे की जाती है। ठीक है बेटा, मैं मेडिकल एग्जामिनेशन की अगर बात करूँ तो ये मैंने उसको जॉब ऑफर दिया। ठीक है, ये जॉब ऑफर को मान के चलो उसने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद मैं उसका एक बेसिक मेडिकल चेकअप यहाँ पे कराऊंगी। अब अगेन ये मैंडेटरी नहीं होता है, याद रखना। ठीक है, कुछ कंपनीज यहाँ पे प्रेफर करती है कैंडिडेट्स को हायर करने के पहले उनका एक मेडिकल चेकअप यहाँ पे कराना बहुत बेसिक होता है कि भाई आपको कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, उसका सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, उसके बाद आपको अच्छे से दिखाई देता है, सही से सुनाई देता है, मेंटल स्टेबिलिटी है एंड सो ऑन। कुछ कंपनीज अपनी खुद के डॉक्टर्स अपॉइंट करती है, कुछ कंपनीज आपको बाहर भी डॉक्टर से सर्टिफिकेट लाने को बोलती है, वो भी चलता है। ठीक है, बट ये बहुत बेसिक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। राइट, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट चीज आती है कि आपका फाइनल जॉब ऑफर यहाँ पे रिलीज किया जाता है। देखो, सिलेक्शन के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद ये जॉब ऑफर आपको फाइनल यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, इस जॉब ऑफर में आपकी जॉब पोजीशन से लेकर आपका जॉब डिस्क्रिप्शन से लेकर आपके रेम्यूनरेशन से लेकर टर्म्स एंड कंडीशन से लेके सारी चीजें बेटा यहाँ पे इन डिटेल मेंशन्ड होती है कि भाई अगर कंपनी के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल है, क्या रेम्यूनरेशन है, क्या इन हैंड सैलरी है, क्या आपका जॉब टाइटल होगा या पोजीशन होगा, क्या काम आपको करना होगा, ये सारी चीज़ें इन डिटेल यहाँ पे मेंशन्ड होती है कि भाई हम आपको ये पोजीशन, ये काम ऑफर कर रहे हैं और इतना आपका पे पैकेज रहेगा। ठीक है, सारी चीज़ें इन डिटेल यहाँ पे मेंशन्ड होती है। अब एज एन एम्प्लॉय आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ये जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करो या तो इसको आप रिजेक्ट करो। काफ़ी बार आप नेगोशिएट भी कर सकते हो कि भाई मुझे और थोड़ा ज़्यादा सैलरी चाहिए या मुझे ये टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं चलेगा, इसको हम कहते हैं नेगोशिएशन। ठीक है, तो एक तो मान के चलो आपने ये जॉब ऑफर है जिसको आपने यहाँ पे एक्सेप्ट करा, तो एक्सेप्ट करने के बाद आपका एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट फाइनल साइन होता है, जहाँ पे दोनों एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय एक्सेप्ट करते हैं कॉमन टर्म्स एंड कंडीशंस, दोनों इसको साइन करते हैं। एम्प्लॉयर कहता है कि भाई मैं इस व्यक्ति को मेरे कंपनी में इस पोजीशन, इस पे पैकेज पे रख रहा हूँ, एम्प्लॉय कहता है कि हाँ मैं इस कंपनी में ये पोजीशन पे, ये पैकेज पे काम करने को तैयार हूँ, दोनों इसको साइन करते हैं, तभी ये चीज़ यहाँ पे फाइनल होती है।
ठीक है, तो भाई बहुत ही लंबा चौड़ा सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे फॉलो होता है। अब यहाँ पे टाइम भी ज़्यादा जा सकता है, इसीलिए बहुत लोग इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट यूज़ करते हैं, क्योंकि टाइम कॉस्ट सेविंग ये काफ़ी हद तक होता है, बट हर टाइम वो पॉसिबल नहीं है। नया टैलेंट, फ्रेश टैलेंट लाना, हमेशा उतने काबिल लोग पाना इंटरनली नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, जो कि है यहाँ पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले यहाँ पे आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में समझना है। अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूँ तो ट्रेनिंग का काम क्या होता है कि भाई एम्प्लॉयज़ को वो चीज़ें सिखाना, वो स्किल्स सिखाना जिससे वो अपने काम को बेस्ट तरीके से कर सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि मुझे यहाँ पे बिल्स जनरेट करना है, तो बिल्स जनरेट करने के लिए टैली सॉफ्टवेयर आना जरूरी है, या एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है जो सीखना ज़रूरी है, तब मैं यहाँ पे बिल्स को फटाफट प्रॉपरली जनरेट कर पाऊंगी। तो मुझे यहाँ पे उस सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग दी जा रही है कि भाई ये सॉफ्टवेयर ऐसे चलाते हैं और इस तरीके से बिल्स जनरेट करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, ट्रेनिंग कहते हैं। याद रखना, देखो बेटा ट्रेनिंग का काम एक ही होता है कि आपको काम करने के लिए जो चीज़ जानना ज़रूरी है या सीखना ज़रूरी है वो आपको सिखाना, राइट। बट मैं अगर डेवलपमेंट की बात करूं तो भाई डेवलपमेंट एक बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है, जहां पे डेवलपमेंट का काम ये होता है कि एक व्यक्ति को उस तरीके से आप आगे बढ़ाओ या डेवलप करो कि वो अपने फ्यूचर में ग्रो कर सके, नई स्किल सीख सके और अपने फ्यूचर में सक्सेसफुल बन सके। ठीक है, जैसे उसको मैनेजरियल स्किल सिखाना, उसको डिसीजन मेकिंग स्किल सिखाना, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कैसे चीज़ों को हैंडल करना है ये सिखाना, कि वो अपना करियर एडवांसमेंट कर सके। ऐसा नहीं कि भाई उसको ये आना चाहिए क्योंकि काम है सिखा दिया, नहीं, उसके अलावा भी जो उसकी फ्यूचर में ग्रो करने के लिए चीज़ें ज़रूरी होती है वो उसको सिखाना, इसी को क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। ऑब्वियसली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बहुत डिफरेंट बेनिफिट्स और एडवांटेजेस होते हैं कि भाई ट्रेनिंग देने से एम्प्लॉय फटाफट काम करता है, एफिशिएंसी बढ़ती है, कॉस्ट रिड्यूस होता है, कम समय में वो ज़्यादा काम कर सकता है, इसीलिए कंपनीज जो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे यहाँ पे खर्चा करती है। जाहिर सी बात है इट इज़ अ कॉस्ट टू द कंपनी, बट कंपनी को उतना एफिशिएंसी बेनिफिट मिलता है तभी कंपनीज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़ करती है। ठीक है, अब ट्रेनिंग की अगर बात करें तो बेटा ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, बट क्या चीज़ की ट्रेनिंग दे रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड ऑफ ट्रेनिंग चूज कर रहे हो, ऑन द जॉब या ऑफ द जॉब। सबसे पहले जब मैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग की बात करती हूँ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग बेसिकली क्या होता है, तो यहाँ पे आपको काम करते करते चीज़ों को सिखाया जाता है। ठीक है, जैसे मैं कंप्यूटर पे काम कर रही हूँ और मुझे सिखाया जा रहा है, देखो अभी यहाँ पे जाओ, अभी यहाँ पे क्लिक करो, अभी इधर एंटर करो, अभी इधर ये टाइप करो, तो इसको कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग, व्हेन यू लर्न, ठीक है, व्हाइल यू वर्क। ठीक है, तो आप काम करते करते चीज़ों को सीख रहे हो। जबकि ऑफ द ट्रेनिंग में यहाँ पे आपको एक अलग ट्रेनिंग सेंटर में लेकर जाकर चीज़ों को सिखाया जाता है, तभी आप कोई काम नहीं कर रहे हो, तभी सिर्फ और सिर्फ आपकी यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है। इसी को क्या कहते हैं, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ कॉमन टेक्निक्स ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग हम देखेंगे। ठीक है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की आपको ज़्यादा टेक्निक्स नहीं दी गई है, बट ऑन द जॉब ट्रेनिंग की अगर बात करें तो कौन से डिफरेंट तरीके से ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जा सकती है। सबसे पहले हमेशा आता है आपका अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। ठीक है, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको काम करते टाइम जो एक एक्सपर्ट होता है वो आपको सिखाता है। जैसे अगर इलेक्ट्रिशियन की बात करें, प्लम्बर की बात करें, तो इस तरीके से इस ट्रेनिंग मेथड को यूज़ करता है, जहाँ पे जो एक्सपर्ट होता है, जो सीनियर होता है, जैसे कोई एक बड़ा इलेक्ट्रिशियन है, प्रॉपर इलेक्ट्रिशियन है जिसको सारी चीज़ें आती है, वो आपको साथ में लेके जाएगा। जब वो कर रहा है तो आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, फिर थोड़ा थोड़ा वो आपको करने देगा, फिर जब उसको लगेगा कि हाँ ये काम आप अकेले से कर सकते हो तब पूरा काम सौंप देगा। इसी को कहते हैं अप्रेंटिसशिप, जहाँ पे एक आपका जो गुरु है या एक एक्सपर्ट है वो आपको यहाँ पे काम करते दौरान लेके जाता है, वो करता है, आप उसको ऑब्जर्व करते हो, धीरे धीरे सीखते हो, थोड़ा थोड़ा करोगे, जब उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा वो आपको पूरा काम दे देगा। राइट, नेक्स्ट तरीका यहाँ पे क्या होता है, तो दिस इज इंटर्नशिप। अब इंटर्नशिप की बात करें तो जनरली ये किसके लिए होती है, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, जहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट्स पढ़ाई करते टाइम ये कॉर्पोरेट जो स्किल्स है या जो रियल लाइफ स्किल्स है इसको यहाँ पे सीख सके। तो पढ़ाई करते वक्त 2 महीना 3 महीना 6 महीने की इंटर्नशिप होती है, उस दौरान वो यहाँ पे कॉर्पोरेट में रियल स्किल्स सीखकर, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस लेके रियल चीज़ों को यहाँ पे सीख सकते हैं। कंपनीज को इंटर्न्स मिल जाते हैं, उनको स्टाइपेंड मिलता है जो कि बहुत कम होता है, बट इन अ वे उनको पढ़ते टाइम प्रैक्टिकल स्किल सीखने का यहाँ पे मौका मिलता है। राइट, नेक्स्ट चीज़ बेटा यहाँ पे क्या होती है, तो दैट इज
जैसे मैंने कहा कि भाई ये कॉलेज स्टूडेंट के लिए होती है, तो इसको प्लीज़ यहाँ पे याद रखना, इंटर्नशिप इज कॉलेज स्टूडेंट स्पेसिफिक। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं नेक्स्ट चीज पे, जो कि यहाँ पे क्या है, दैट इज इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। इंडक्शन या ओरिएंटेशन ट्रेनिंग एक तरीके से वेलकमिंग द एम्प्लॉय होता है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक एम्प्लॉय को आपने सिलेक्ट कर लिया, उसको एक जॉब पोजीशन दे दी, ठीक है, बट वो एम्प्लॉय आपकी कंपनी में नया है, ना कोई उसको जानता है, ना वो यहाँ पे किसी को जानता है। तो इस तरीके से एम्प्लॉय का वेलकम करना, लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करना, कंपनी के कुछ बेसिक प्रोसेसेस उसको सिखाना कि भाई आपका मैनेजर कौन है, कौन आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन है, कौन आपका सेकेंड पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन है, ये उनको बताना कि किस तरीके से यहाँ पे आपको काम करना है, किस तरीके से आपको यहाँ पे कम्युनिकेट करना है, ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन उस व्यक्ति को देना, उस नए एम्प्लॉय को देना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स की बात करें, ठीक है, तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड में आपके सिलेबस में एक ही है जिसको हम कहते हैं वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग कहते हैं। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? तो एक रेप्लिका मॉडल ऑफ द एक्चुअल सिनारियो आपको देना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति है जिसको हम एयर हॉस्टेस का ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको रियल एयरप्लेन में लेके जाके वहाँ पे सिखाया नहीं जाएगा, ठीक है, ये तरीका नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डेंजर्स हो सकते हैं और इसीलिए आपको एक ऐसे डुप्लीकेट एयरप्लेन का मॉडल होता है, ठीक है, एयरप्लेन के डुप्लीकेट मॉडल में आपको बेसिक चीज़ें पहले सिखाई जाएगी, कैसे चलना है, कैसे आपको ट्रॉली लेकर जाना है, इन केस ऑफ इमरजेंसी क्या चीज़ें यूज़ करनी है, कैसे करना है, अनाउंसमेंट कहाँ से करना है एंड सो ऑन। वैसे ही कभी अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिख रहे हो, ठीक है, तो पहले आपको एक रफ कॉपी दी जाती है कि भाई इसमें पहले लिख के दिखाओ। तो जहाँ पे भी रिस्क इन्वॉल्व होता है, जहाँ पे भी आपको लगता है कि भाई एक्चुअल टेक्नोलॉजी या मशीनरी महंगी है या एक्चुअल काम डायरेक्टली देंगे और गलत किया तो नुकसान ज़्यादा है, तो इस केस में वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग बेस्ट तरीका होता है जहाँ पे आप एक तरीके से डुप्लीकेट या रेप्लिका मॉडल पे ट्रेनिंग करते हो और उसी के बाद उसको एक्चुअल मॉडल पे यहाँ पे काम करने का मौका दिया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ भाई ये जो चैप्टर है उसका फटाफट रिवीजन या तो कंसेप्ट मैपिंग हम कहते हैं जिसको, वो होता है खत्म। दोबारा ऐसे आगे के चैप्टर्स के साथ जरूर मिलेंगे, बट अभी के लिए यहीं पे बाय एंड हैव अ नाइस डे।